फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेकंड ग्रेड पेपर से रिलेटेड। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सेकंड ग्रेड का पेपर है उसमें आपके दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो कि आपका जीके से रिलेटेड होता है एंड पेपर सेकेंड जो कि आपका इंग्लिश से रिलेटेड होता है। पेपर जो फर्स्ट है उसमें आपके जीके से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आते हैं और जो पेपर सेकंड है उसमें आपके 150 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपके 250 क्वेश्चंस है जो यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी आपकी यही होनी चाहिए कि आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, कितनी पोस्ट आई थी, कितनी मेरिट गई है, इन सभी को ध्यान में रखना है। तो पहली स्ट्रैटेजी आपकी क्या बनती है कि पिछले जितनी बार भी पेपर हुए हैं सेकंड ग्रेड के उसमें आपको ये देखना है कि कितनी पोस्ट थी और उस पोस्ट के बेस पर कितनी मेरिट हर एक कैटेगरी की गई है, जिससे कि आप अपना एक आइडिया लगा लो कि आप किस कैटेगरी में आते हो और उसकी कितनी मेरिट गई है। तो मैंने इसी तरीके से जो जर्नल की मेरिट है वो 330 के अराउंड गई थी। तो उसी तरीके से मेरी भी यही स्ट्रैटेजी थी कि मुझे कितने क्वेश्चन सही करने हैं। तो मैंने जीके में अपना आइडिया 60 क्वेश्चन सही हो जाए ये लगाया था और इंग्लिश के अंदर मेरे 100 से लेकर 110 के बीच क्वेश्चन सही हो जाए। तो मेरा एक यही आइडिया था और इसी बेस पर मेरे 340 मार्क्स बने थे। एंड आपको नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान देना है। तो इस बेस पर क्या है कि अगर आप अपना एक गोल पहले ही सेट कर लेते हो कि मिनिमम इतने मार्क्स आपके आने चाहिए, तो पेपर में क्या है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती है जब आप किसी क्वेश्चन को छोड़ते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने इतने ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं मेन। तो अगर जैसे आपने कुछ क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो हम क्या पहले ही नर्वस हो जाते हैं कि अरे ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है। बट हमारे अगर माइंड में यही पहले से ही गोल सेट है कि मुझे तो जीके में 100 में 60 से 70 के बीच में ही करने हैं, तो 30 क्वेश्चन अगर नहीं भी आते हैं तो भी कोई बात नहीं। तो आपको क्या है कि नेगेटिव मार्किंग को साथ में लेकर ही अपना एक गोल सेट करना है कि कितने क्वेश्चन आपके मिनिमम सही होने चाहिए। तो पहली चीज़ आपकी ये होती है। सेकंड जो मेन बात आपके लिए आती है वो है कि आपको अपना एक रजिस्टर लगाना है और उस रजिस्टर में क्या है कि जैसे आपने अपना एक पहला टॉपिक लिखा पार्ट ऑफ स्पीच, उसके बाद आपको 10 पेज छोड़ देने हैं। देन आप अपना नेक्स्ट टॉपिक लिखो आर्टिकल, इस तरीके से फिर 5 पेज छोड़कर आप डिटर्मिनर्स लिख दो। अब आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर में जितनी बार भी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है आपको उस पेपर की या तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो या फिर आप प्रिंट निकलवा लो। और फिर क्या है कि आपको उस पेपर में ये देखना है कि पार्ट ऑफ स्पीच में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। जो भी क्वेश्चन पिछले 3-4 पेपर में आए हैं वो सभी जो आपने पहला पेज पे लिखा है पार्ट ऑफ स्पीच, उन जो पेजेस आपने छोड़े हैं उन पर वो आप क्वेश्चन लिख देना। इसी तरीके से आपको हर एक टॉपिक को ऐसे ही करना है, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि आपको उस टॉपिक पर अपनी कमांड को ज़्यादा बनाए रखना है। तो दूसरी ये बात इम्पॉर्टेंट है कि आपको रजिस्टर में प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें अच्छे से लिख लेना है। इससे आपको एक बेनिफिट ये भी हो जाएगा कि कभी कभी क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं, तो आप इजी वे में उसे कर सकते हो। थर्ड जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपके लिए है कि आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आपको एक दिन में कितने घंटे स्टडी करनी है। और उन घंटों में आपको क्या है कि 2 से ढाई घंटे सिर्फ इंग्लिश को ही देने हैं। उसमें भी आधा घंटा आपको इंग्लिश में कुछ ऐसे टॉपिक को देने हैं जो कि रट्टा वाले होते हैं, आपको सिर्फ रट्टा मारना होता है। और अगर आप उन टॉपिक को अच्छे से याद कर लेते हो तो इससे क्या होता है कि वो क्वेश्चन आपके कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको अपना एक टाइम सेट करना है कि किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना है। तो ये 3 बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी जो आगे की स्टडी है वो करनी है। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट बात वो है कि आपको क्या है कि ज़्यादा सिलेबस को कवर करने पर फोकस ना करते हुए जो सिलेबस आपने पढ़ लिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार आप रिवाइज़ करो। जितना आपने पढ़ा है उस पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो नेगेटिव मार्किंग में आता है। ठीक है, और जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पर ये चीज़ मैटर करती है कि जो आपको आता है उसमें आप 100% श्योर होने चाहिए कि ये आंसर आपका
सही है। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखकर चलना है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले पार्ट फर्स्ट, जिसमें आपके ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं 15 अराउंड। एंड इसमें भी क्या है कि 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको रेगुलर बेस पर 10-10 मिनट देने हैं। अगर आप रेगुलर उसे पढ़ते हो तो इससे क्या होता है कि आपकी एक कमांड बन जाएगी। आपको पहले अपने माइंड में ये ध्यान देना है कि आपको 2.5 से 3 महीनों के अंदर एक बार सिलेबस कवर करना है। फिर क्या होगा, जैसे आप अपना एक बार सिलेबस कवर कर लेते हो तो अगली बार जब आप रिवाइज करोगे तो 2 महीने में आप वापस से रिवीजन कर लोगे। इसके बाद जब अगली बार आप थर्ड टाइम करोगे तो 1 महीना ही लगेगा। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी इसी तरीके से बनानी है कि आपको हर एक टॉपिक को लिखना है और उस टॉपिक के आगे आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि इस टॉपिक को आपको कितने दिन के अंदर कवर करना है। इससे क्या होता है कि आपका एक टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसको आपको रट्टा ही मारना है, और वो कौन कौन से हैं तो सबसे पहले हम वो क्लियर कर लेते हैं। तो एक तो आपका यहाँ पे जो 4th टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में ज़्यादातर अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो वहाँ पर क्या है कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको डेली की कम से कम 15 फिक्स्ड प्रेपोजिशन को याद करना है। इसके अलावा आपका एक टॉपिक आता है 11th, जो कि है फ्रेजल वर्ब। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं ये भी फिक्स्ड होते हैं, इनको भी आपको याद करने पर ही आपके ये बन जाएगा। तो आपको क्या है कि इसको भी डेली वे में 10 क्वेश्चन अगर आप इसको पढ़ते हो तो हो जाएगा। इसी तरीके से क्या है कि एक तो प्रेपोजिशन क्वेश्चन है, एक फ्रेजल वर्ब टॉपिक आता है, और एक टॉपिक आपका आता है इडियम एंड फ्रेजेस। तो इडियम एंड फ्रेजेस जो है आपका 12th नंबर पर है। तो इसमें भी आपको क्या है मुहावरे कहावतें, तो इसको भी आपको रेगुलर वे में 10 से 15 पढ़नी है, जिससे कि क्या है कि ये तीनों ही टॉपिक अगर आप 10-10 मिनट पढ़ते हो तो इस पर आपकी कमांड बन जाएगी और ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट टॉपिक से। पहला टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इस तरीके से टॉपिक दिए हुए हैं। इसमें एक और टॉपिक है वो है प्रोनाउन, उसे भी आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। इसके बाद आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स। तो आर्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बहुत इजी आते हैं, बस एक बार समझने की देर है। इसके बाद थर्ड टॉपिक आपका है टेंस। टेंस में क्या करना है कि आपको कोई 20 से 25 रूल हैं, उन रूल्स को अच्छे से पढ़ लेना है और उन रूल के बेस पर भी आप अपने टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कवर कर सकते हो। फोर्थ टॉपिक आपको मैंने बता दिया है प्रेपोजिशन, जितना हो सके फिक्स्ड प्रेपोजिशन पर जोड़ देना। इसके बाद फिफ्थ आपका टॉपिक आता है मॉडल, मॉडल्स। इसमें कैन, कुड, मे, माइट, तो ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि हमें कम समझ में आते हैं या फिर जिस पर हम क्या है कि ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से परफेक्टली करना है। जैसे कि मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो मॉडल्स में क्या था कि मुझे कन्फ्यूज़न हो जाते थे और मॉडल से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें से मेरा एक इतना ही था मॉडल्स को लेकर कि इतनी मुझे तैयारी करनी है कि वो जो 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से मेरे 2 या 3 क्वेश्चन से ही हो जाए। बाकी मैंने नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर मॉडल्स को लेकर कोई भी रिस्क ना लेते हुए उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया था, 2 क्वेश्चन को। तो यही चीज़ मैं आपको कहूँगी कि अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो कि आपको हार्ड लगता है तो ऐसा नहीं है कि आप उसी के ऊपर अपनी सारी एनर्जी, अपना टाइम दे दो। आपको एक बार उस टॉपिक को छोड़कर बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर अच्छी कमांड करनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसमें भी रूल्स हैं, जितने रूल्स हैं आपको उन्हें पढ़ना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, एग्जाम्पल करने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपकी उस टॉपिक पर कमांड बन जाए। नेक्स्ट जो 7th टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें भी कोई 25 से 30 रूल हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये बहुत इजी हैं, बस आपको क्या है कि इसमें समझ का दायरा बनाना है। क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कंपाउंड का और 4 आपको क्या है कि वहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा और ये कह दिया जाएगा कि कॉम्प्लेक्स बताओ कौन सा है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनाना है, आपको सिर्फ पहचान करनी होती है और कुछ फिक्स्ड वर्ड होते हैं। अगर आपको किसी भी लाइन में वो वर्ड मिल जाता है तो एक पहचान बन जाती है कि यही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें हार्ड स्टडी नहीं करनी है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। इसके बाद 9th टॉपिक आपका आता है कंडीशनल सेंटेंस। 4 ही रूल हैं, उन्हें आप पढ़ोगे तो ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कंडीशनल से पूछे जाते हैं। इसके बाद 10th टॉपिक आपका आता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसे नेगेटिव या इंटरोगेटिव में आपको चेंज करना होता है। इसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच।
अगर आप ध्यान से देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, बट हम कभी कभी क्या है कि इतनी हार्ड स्टडी कर लेते हैं, इतने हार्ड रूल्स पढ़ लेते हैं, इतना डीप कि बेसिक को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपना बेसिक क्लियर करना है, देन ही आप अपनी स्टडी को डीप करना। इसके बाद 11 टॉपिक है फ्रेजल वर्ब, आपको रट्टा ही मारनी है। 12 टॉपिक आपका आता है इडियम, ये भी आपको रट्टा मारने हैं। उसके बाद 13 टॉपिक आपका आता है वर्ड्स ऑफन मिस स्पेल्ड एंड कंफ्यूज, तो रेगुलर आप थोड़े बहुत जो स्पेलिंग्स होती हैं, वर्ड्स होते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ लेना। एंड 14 टॉपिक आपका आता है सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। टू बी ऑनेस्ट मैंने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा था, हल्का फुल्का डेली का थोड़ा बहुत याद हो जाए तो हो जाए, वरना मैंने इस टॉपिक पर लोड नहीं लिया था। तो मेरी आपको भी यही एडवाइस है कि कोई टॉपिक अगर आपको हार्ड लगता है, आपको लगता है कि टाइम कम है और आप नहीं कर सकते हो, तो उस टॉपिक पर आपको ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास उस टाइम पे कोई 3-4 मंथ ही थे, 3 से 4 महीने थे, तो मैंने इस टॉपिक पे ज़्यादा लोड नहीं लिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फनेटिक्स। तो फनेटिक्स का भी यही है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर क्या है कि टोटल आपके कम से कम आपके यहाँ पर 17 टॉपिक बन जाते हैं, क्योंकि जो 10th है उसमें आपके 3 टॉपिक आते हैं। तो इस तरीके से आपके जो टॉपिक्स हैं वो 17 बन जाते हैं, जिसमें से 3 टॉपिक ऐसे हैं, 3 से 4, जो कि आपको रेगुलर वे में पढ़ने हैं। बाकी के जो टॉपिक्स हैं जैसे आपके, उसको क्या है कि आपको जैसे डेली के हर एक टॉपिक को मान लो आपने 5-5 दिन दे दिए, जैसे कि पहला जो टॉपिक है उसको आपने 5 दिन दे दिया, सेकंड जो टॉपिक है उसको फिर आपने 5 दिन दे दिया। तो उन 5 दिन में आपको क्या करना है कि जैसे 2 दिन तो आपने थ्योरी को दिया, 2 से 3 दिन, और बाकी के जो 2 दिन होंगे उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करने की कोशिश करनी है, जिससे कि उस टॉपिक पर आप ये देख सको कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसके बेस पर आप एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन आंसर सही कर रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे। तो आपको क्या करना है, आधा घंटा ग्रामर के ऊपर लगाना है, आधा घंटा आपको जो बेसिक डेली रेगुलर वे में आपको फिक्स चीज़ें हैं उनको पढ़ना है। इसके बाद आपका जो टॉपिक है पार्ट सेकंड, इसमें क्या है कि कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि पहला है बेसिक सेंटेंस पैटर्न, इसमें वही है पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरीके से, तो कोई खास नहीं है टॉपिक, हल्का सा टॉपिक है, 2 दिन में हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है MHM, ये टॉपिक भी बहुत हल्का है, इजी है, 2 दिन में ये भी आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है स्पोका। स्पोका का मीनिंग होता है S से सब्जेक्ट, P से प्रेडिकेट मीन्स वर्ब, O से ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट। उसके बाद आगे आता है C से कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को एडजेक्टिव के वे में आप यूज़ कर सकते हो, और A से आता है एडवर्ब। तो आपको एक लाइन दे दी जाएगी, उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा है, कभी SPO बनता है, कभी SPC बनता है, कभी SPA बनता है, तो ये चीज़ें उसमें आती हैं। इसके बाद है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकैब, पोइट्री एप्रिशिएशन। तो वहाँ पर आपको मतलब पोइट्री वगैरह का एक पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना है और उस बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने होते हैं। इसके बाद आपको लिटरेरी फॉर्म्स दी हुई हैं, तो यहाँ पर ये जो लिटरेरी फॉर्म है ये आपको करनी है, और ये आपके कम से 12 टॉप हैं, और डेली का अगर आप एक एक कर लेते हो तो आपका इजी में हो जाएगा। जैसे कि पहला है ओड, तो आपको ओड में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओड होता क्या है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ओड कौन कौन से पर्सन राइटर ने लिखा है, तो आपको क्या है कि कुछ फेमस ओड के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी ओड हैं और ये किस किस ने लिखी हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, जैसे कि आपको ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी ओड की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, या कौन सा है, और या फिर किसी फेमस यानी कि कौन कौन से पर्सन की कौन सी ओड लिखी गई है, ये पूछ लिया जाता है। और ज़्यादातर क्या होता है कि फेमस जो 2-3 ओड होती हैं उसी के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले ओड है, फिर एलेजी, फिर सोनेट है, एपिक, मॉक एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलेट्स है, एलिट्रेशन, हाइपरबोल, सिमिलर, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, स्टाइल, एरनी एंड ओनोमेटोपी। तो ये जितने भी यहाँ पर हैं डेली का अगर आप एक एक पढ़ लेते हो टॉपिक तो इजी वे में हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है हद 10 मिनट का है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो इजी वे में ये आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिटरेरी पीरियड्स। एंड लिटरेरी पीरियड्स में क्या है, जैसे पहला है रिनेसा, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रिनेसा का क्या मीनिंग होता है। दूसरी चीज़ ये है कि रिनेसा में कौन कौन से राइटर आते हैं।
तीसरी बात ये आती है कि जैसे रिनेसा में कोई फेमस राइटर है 2 या 3, तो उन्होंने कौन कौन सी अपनी राइटिंग लिखी है, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने लिखी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। इसी तरीके से मेटाफिजिकल, इसका क्या मीनिंग होता है, कौन इसमें मेन है, जैसे कि जॉन डन है, फिर जॉन डन ने कौन कौन सी लिखी हुई है अपनी बुक्स वगैरह, तो उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरीके से ये है। और मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। इसके बाद 8th है जो, उसमें लिटरेरी मूवमेंट्स है। तो इसमें रोमांटिसिज्म है, जो कि आपका लिटरेरी पीरियड में भी रोमांटिक एज है, तो सेम ही चीज़ है, कोई डिफरेंट नहीं है। इसके अलावा गोथिक, गोथिक का क्या मतलब होता है, तो ये चीज़ें एक यानी कि भूतिया माहौल, डरावना माहौल क्रिएट करना। हॉरर अगर आपने मूवीज़ देखी है तो वो जो चीज़ें होती हैं वही सब गोथिक में आती हैं। इसी तरीके से प्री रैफेलाइट मूवमेंट है, रियलिज्म है, एक्सिस्टेंशियलिज्म है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, सिंबलिज्म है, मॉडर्न एंड यहाँ पर फिर जो मॉडर्निज्म है, प्री मॉडर्निज्म है, वो आपके जो लिटरेरी पीरियड है, सेम ही चीज़ है। तो सेम जो चीज़ें हैं उसमें क्या है कि बस आपको एक टॉपिक ऐड कर रखा है, बट बातें उसमें सेम ही हैं। तो ज़्यादा इसमें आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, इससे रिलेटेड पर्सन कौन कौन से हैं, और उन्होंने अगर 1-2 फेमस चीज़ें लिखी हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं इंडियन राइटर्स एंड पोइट इन इंग्लिश। तो यहाँ पर जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है। सेकंड, इन्होंने कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी जो राइटिंग है, बुक हैं, वो लिखी है। थर्ड, कि इनको कौन कौन से प्राइज़ मिले हैं। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, जैसे कि कोई पद्म भूषण दे दिया, ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, निम्न में से किसे नहीं मिला, तो 3 को मिला हुआ होता है और 1 को नहीं मिलता। तो इस तरीके से कुछ अवार्ड्स होते हैं जो इन राइटर्स को मिले हुए हैं, तो बस आपको थोड़ा सा उसे ध्यान में देना है कि किन्हें कौन से अवार्ड मिले हुए हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कौन सा अवार्ड मिला है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस राइटिंग को लेकर उन्हें ये अवार्ड मिला है, ठीक है, कौन सा अवार्ड उन्हें नहीं मिला है, या फिर निम्न में से ये अवार्ड किसको मिला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो इन सब के बारे में आपको बस यही बात ध्यान देनी है, इनका जन्म, इनकी राइटिंग और इनके अवार्ड्स। इसके बाद आपका जो थर्ड पार्ट है, इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, किसने दिया है, इसके कौन कौन से मेरिट्स यानी कि विशेषताएं हैं, कौन सी डीमेरिट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। डायरेक्ट मेथड में भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्ट्रक्चर मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड में भी सेम है कि इनका मीनिंग क्या है, किसने ये मेथड्स दिए हैं, इनके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में भी मीनिंग वगैरह ही पूछे जाते हैं। और टीचिंग, प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, कंपोजिशन क्या होता है, इसके बारे में। एंड इसके बाद है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग। तो आपको यहाँ पर क्या है कि 4 ही दिए हैं। सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि आपको बच्चों को क्या पढ़ाना है, ठीक है, आप पहले उन चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हो। फिर है ग्रेडेशन, यानी कि जैसे सबसे आपने जो भी चीज़ें सिलेक्ट की हैं उससे क्या है कि आपको लाइन वाइज किस तरीके से पहले आप क्या पढ़ाओगे, फिर आपको क्या पढ़ाना है। जैसे कि पहले हम बच्चे को ABC पढ़ाएंगे, फिर हम उसे 2-2 वर्ड्स को जोड़ना सिखाएंगे, देन हम बड़ी स्पेलिंग सिखाएंगे। तो इस तरीके से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में ग्रेडेशन में आता है। फिर प्रेजेंटेशन में क्या है कि आपको किस तरीके से बच्चों के आगे प्रेजेंट करना है जिससे कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले पढ़ने में और वो उसे अच्छे से सीखे। उसके बाद है टेस्टिंग। टेस्टिंग में ये होता है कि जो भी आपने पढ़ाया है फिर आप टेस्ट के माध्यम से ये चेक करते हो कि क्या बच्चे को अब ये चीज़ें आती हैं या फिर नहीं आती हैं। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस है और मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको कौन से टॉपिक कवर करने हैं। एंड कोशिश करूँगी कि कुछ वीडियोस बना सकूँ जिससे कि आपको हेल्प हो जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।